हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मेकर माइंड में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th पोइट्री के चैप्टर 1 का, जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर फर्स्ट क्या है। यहाँ पर जो है स्टेंजा फर्स्ट है। स्टेंजा फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टेंजा फर्स्ट, तो इसमें जो है स्टेंजा फर्स्ट में ये क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो बच्चों, इसमें जो है इस स्टेंजा में देखिए, जहाँ पर अगर हम पोएम की बात करेंगे, ठीक है, कविता में, तो इस चीज़ को हम क्या पढ़ते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे या क्या बोलेंगे? स्टेंजा बोलेंगे। ठीक है, तो इस स्टेंजा में या इस पद्य में कवि एक छोटी सी घटना को याद करता है, जिसने उसकी मनोदशा को क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक है, इस छोटी सी घटना ने कवि के मनोदशा को बदल दिया था। इसमें क्या है कि कवि एक बार जो है उसका मन बहुत उदास था और आशाहीन था। वह एक धतूरे के वृक्ष, यहाँ देखिए, पहले इसका वर्ड मीनिंग समझ लीजिए क्या है यहाँ पे। जिससे यहाँ पर है आपका द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ देखिए, क्रो मीन्स तो सभी लोग को पता होगा कि क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। और यहाँ हेमलॉक ट्री, यहाँ पर है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? ये कोई जो है नॉर्मल प्लांट या ट्री नहीं है, एक पॉइजनियस ट्री होता है, एक जहरीला पौधा होता है, जिसको बोलते हैं हम धतूरा का पेड़। ठीक है, ये धतूरा का वृक्ष होता है। उसी धतूरे के वृक्ष के नीचे जो है कवि खड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस कविता में जो है कवि पहले से खड़ा था वहाँ पर, या फिर कहीं से होते हुए वहाँ से गुजर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम ये अर्थ लेकर चलेंगे कि उस धतूरे के पेड़ के नीचे वह कवि जो है खड़ा था। ठीक है, तो अचानक वृक्ष पर बैठे एक कौवे ने क्या किया? उस वृक्ष को हिलाया और जो है वृक्ष से क्या निकले? ऊपर जो बर्फ़ के कण थे, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के जो कण थे, वो क्या हुए? उसके अत्यंत छोटे छोटे कण कवि पर गिर गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो क्रो है, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही जो हैं ये किस रूप में है? बैड ऑफ ओमेन के रूप में है। ठीक है, इनको क्या माना जाता है? बैड ऑफ ओमेन। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपशगुन। क्या अर्थ होता है? अपशगुन अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने इस हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको दूर करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में कोई भी चीज़, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ों में एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, उसका एक अपना महत्व होता है। वह हर किसी के मनोदशा को चेंज करने के लिए वो पर्याप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा कि द वे अ क्रो, यानी जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कौवे ने क्या किया? धतूरे के वृक्ष को हिला करके मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कणों को क्या कर दिया? गिरा दिया, जिससे हमारी क्या हो गई? मनोदशा चेंज हो गई। ठीक है, तो मनोदशा कैसे चेंज हुई, ये आगे अभी हम देखेंगे स्टेंजा 2 में। ठीक है, तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया कि कवि जो है क्या था? बहुत उदास था और आशाहीन था, होपलेस था, और वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। ठीक है, और कवि जैसे ही वृक्ष के नीचे खड़ा था, तो एक कौवे ने अचानक उस धतूरे के वृक्ष को हिलाया और वृक्ष के ऊपर से बर्फ़ के अत्यंत छोटे छोटे कण
कवि के ऊपर क्या हुए, आकर के गिर गए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 में जो है क्या बोला जा रहा है, इस स्टेंजा 2 में स्टेंजा 2 क्या कह रहा है कि गिवेन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो आपका हर्ट है, ये जो हर्ट है, हर्ट का मतलब यहाँ हृदय ही नहीं है। यहाँ पर हर्ट से मतलब लिया है उसके जो मनोदशा है या मन है, जो उसका हृदय है अर्थात उसका जो मन है। ए चेंज ऑफ मूड, मूड का मीन्स मतलब मनोदशा। ठीक है, यानी मेंटल स्टेट। मूड का मतलब क्या हो गया यहाँ, मेंटल स्टेट, मनोदशा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ के वो कण जो कवि पर गिरते हैं वो उसके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। गिवेन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, यानी जब बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं, किसके ऊपर, कवि के ऊपर गिरते हैं, तो वो कण उसके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी ए चेंज ऑफ मूड, उसके मूड को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। ठीक है, तो एंड सेव्ड मतलब अब तक जो कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में गुजार दिया था। ठीक है, किस में गुजार दिया था, उदासी में। ठीक, रीड का मतलब उदासी या खेद या कष्ट, जो उसने कष्ट में बिताया था। ऑफ डे यानी एक दिन का जो हिस्सा उसने किस में बिताया था, खेद में या कष्ट में बिताया था। उस बर्फ़ के कण गिरने से जब उसका मनोदशा चेंज होता है, ठीक है, तो वह जो है प्रसन्न हो जाता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति का मनोदशा अगर खराब है, यानी वह आशाहीन है या उदास है, तो जब चेंज ऑफ मूड होगा, ठीक है, पहले तो उदास था, पहले कैसा था, उदास था, तो यहाँ पर उदासी के बाद की बात की जा रही है कि अ चेंज ऑफ मूड, यानी उसकी मनोदशा में परिवर्तन। तो उदासी से जब परिवर्तन होगा तो किस में होगा, प्रसन्नता में होगा, यानी वह खुश हो गया। ठीक है, जब खुश हो गया तो बाकी का जो उसका दिन का हिस्सा था, उसने जो बिताया था किस में, कष्ट में, वो क्या हो गया, उस कौवे के हिलाने की वजह से जो बर्फ़ के कण गिरे थे, डस्ट ऑफ स्नो जो उसके ऊपर गिरे थे, ठीक है, तो वो उसके दिन के उदासी को जो एक हिस्सा व्यतीत किया था, बिताया था, वो उसको क्या कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है, जो वह खेद में गुजार देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है कवि ने इस स्टेंजा में ये भाव प्रकट करने का प्रयास किया है कि कोई भी छोटी चीज़, जैसे यहाँ पर हेमलॉक ट्री और कौवे को यानी क्रो को अपशगुन माना गया है, लेकिन वही उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ़ के कण थे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, ठीक है, वो जब कौवे के द्वारा गिराए जाते हैं तो उसका मनोदशा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पहले से वह क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पहले वह उदास एवं दुखी था। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि ये स्टेंजा 1 और सेकंड दोनों का भाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस पोएम का क्या है, सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, इस सेंट्रल आइडिया में क्या बोला गया है ये आपको ध्यान से देखना है और इसको याद करना है, क्योंकि पेपर में सेंट्रल आइडिया भी आपको एक लिखने के लिए आता है ना। तो इस सेंट्रल आइडिया को देखते हैं, क्या है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, डस्ट ऑफ, ये डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, सेंट्रल आइडिया को याद करने से पहले उसके भाव को
अच्छी तरह से समझ करके अगर आप याद करेंगे तो वह काफ़ी समय तक आपको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, रट्टा से काम नहीं चलेगा, तो आप रट्टा मत मारिए, उस चीज़ को समझिए, उस भाव को समझिए। क्योंकि सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है कि जो कविता में कवि ने जिस भाव को अभिव्यक्त किया है, ठीक है, अभिव्यक्ति जिस हिसाब से उसने किया है उस चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है शार्ट में, है ना। तो देखिए क्या है आपका ये, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शार्ट पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया यह एक बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा, ब्यूटीफुल शार्ट, सुंदर और छोटा पोयम है, रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी किसके द्वारा लिखित है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब यहाँ देखिए रिटेन की जगह पर अगर हम कंपोज्ड शब्द लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कौन सा शब्द लगा देंगे, कंपोज्ड, है ना। दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। ठीक है, दिस पोएम एक्सप्रेस यानी यह जो कविता है किसको अभिव्यक्त करता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी छोटे वस्तुओं का, इन चेंजिंग वंस मूड किसी के मनोदशा को बदलने में छोटे चीज़ों का भी जो है महत्व होता है, उसी महत्व को इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक, आगे देखिए, द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। यानी इस पोएम में इस कविता में जो पोएट है, ठीक है, उसने किसको मेंशन किया है, किसके बारे में बताया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि क्रो यानी कौवा और हेमलॉक ट्री अर्थात धतूरे का वृक्ष जो होता है, इन दोनों को अपशगुन माना जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसी का उदाहरण लेकर के अन्य पक्षी का भी वो ले सकते थे, जैसे मोर हो गया या कुछ अन्य जो अच्छे पक्षियों को उदाहरण लोग देते हैं उसका भी उदाहरण ले सकते थे वो। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये जो समाज में अपशगुन के रूप में माने जाते हैं उन्हीं को एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ठीक है, ताकि हमारे समाज से ये भ्रांतियाँ दूर हो जाएं कि भाई किसी भी चीज़ का सगुन और अपशगुन होना वो उनके हाथ में नहीं होता है। ये तो बस ऐसे ही कोइंसिडेंट कोई भी घटना जो है हमारे लाइफ में हो जाता है, तो उसमें किसी सगुन अपशगुन की जो वस्तुएं हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रो एंड हेमलॉक ट्री को उन्होंने मेंशन किया है, बताया है। ठीक, आगे देखिए, द वे अ क्रो सिक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से, यहाँ देखिए वे मतलब रास्ता नहीं है, यहाँ जो है वे माने क्या होता है, रास्ता भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वे का मतलब क्या है, तरीका है, मैनर है। ठीक है, द वे का मतलब क्या है, मैनर है ना। तो जिस तरह से एक कौवा सिक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो यानी हिला करके बर्फ़ के कणों को, छोटे छोटे कणों को हेमलॉक ट्री से कवि के ऊपर गिरा देता है, जिससे वह कवि क्या होता है, इंस्पायर्स होता है यानी प्रेरित होता है, एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ द डिप्रेसिव, यानी वह उसको कैसे विचार के लिए प्रेरित करता है, शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव। ठीक है, शेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा दिलाना। ठीक है, शेक ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा दिलाना या दूर करना या मुक्त करना। जो वह किस भाव से मुक्त होता है, किस विचार से, डिप्रेसिव थॉट्स। डिप्रेसिव थॉट्स का मतलब हो गया उदासी के जो उसके अंदर विचार थे, उदासी की जो उसके अंदर भावनाएं थी, उस चीज़ से उसको क्या मिली, छुटकारा मिली। ठीक है, और बिकम चीयरफुल, और वह आनंदमय हो जाता है,
एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ अच्छा करने के लिए बाकी जो उसका शेष दिन जो है खेत में गुजरा हुआ था, बीता हुआ था, उससे वह क्या होता है, उबर जाता है और आगे वह चीयरफुल हो जाता है। उसके अंदर जो है डिप्रेसिव थॉट से यानी जो है उदासी के जो विचार थे वो भी दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सेंट्रल आइडिया आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक, आगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको मैंने लेकर के यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चूँकि एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज बनते हैं, तो जैसे इसमें क्या करेगा कि एक स्टेंजा कोई दे देगा, है ना, और उस स्टेंजा से एमसीक्यूज बना करके एक दो ठो दे देता है, आपको उसमें सही ऑप्शन छांटने होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु कंपोज द एबव पोयम। ठीक है, हु कंपोज द एबव पोयम, यानी इस उपर्युक्त पोयम को, कविता का रचना किसने किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कंपोजर यानी राइटर्स का नाम बताना है आपको। ठीक, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, क्या कह रहा है, ये जॉन बैरीमैन, या ऑप्शन बी कैरोलिन वेल्स, या फिर लेस्ली ने, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसके जो हैं कंपोजर कौन है, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन सेकंड है, अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसके द्वारा ड्रॉप्ड किया गया, यानी किसके द्वारा गिराया गया था, एक क्लाउड के द्वारा यानी एक बादल के द्वारा, एक क्रो कौवे के द्वारा, ए मंकी एक बंदर के द्वारा, या फिर ए स्क्वायर एक गिलहरी के द्वारा। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा था, कौवा बैठा था, तो कौवा बैठा था, कौवे ने हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण गिरे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, क्या है, पार्टिकल ऑफ क्ले यानी मिट्टी के कण, पार्टिकल्स ऑफ सैंड बालू के कण, पार्टिकल्स ऑफ स्टोन पत्थर के कण, या पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो क्लियर है आपको क्या होगा इसका ऑप्शन, सही डी नंबर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, क्या कह रहा है भाई, 5 नंबर क्या बोल रहा है कि द वे मीन्स, द वे मीन्स, देखिए अभी द वे का मतलब क्या होता है, अभी हमने इसके पहले जब स्टेंजा उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो बताए थे। ए नंबर है मेथड, ए नंबर क्या कह रहा है, एक मिनट, मेथड, बी रूट, सी बेस आधार, या डी लेसन। यानी द वे क्या है, मेथड तरीका है, रूट या रास्ता है, या फिर वे बेस आधार है, या लेसन किसी पाठ है, कोई किसी पाठ का मतलब होता है। तो द वे का मतलब हमने क्या बताया था कि द वे का मतलब होता है तरीका, माइनर, क्या होता है, तरीका अर्थात माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, तो ए इज द राइट आंसर, मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वाज इन अ मूड ऑफ, द पोएट वाज इन अ मूड ऑफ, हैप्पी था, सॉरोफुल था, सेलिब्रेटरी था, या नेस्टाल्जिक था। तो कैसा था उसका मूड, दुखी था वह। ठीक है, तो सॉरोफुल मतलब यहाँ पर दुखी हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अभी जो है नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, यानी हेमलॉक ट्री जो है किसको सिग्निफाई करता है, किसको चिन्हित करता है, किसका प्रतीक है। ऑप्शन है डेथ, फियर, हैप्पीनेस, या बोथ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें
डेथ है, फियर है, हैप्पीनेस है, बोथ ए एंड बी है। देखिए अपशगुन माना गया है तो डेथ भी हो सकता है, फियर यानी डर या भय भी हो सकता है, हैप्पीनेस तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 क्या कह रहा है कि हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे। हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे, यानी बाकी समय में वह कैसा महसूस किया जब डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो जब उसके ऊपर फॉलिंग हुए, गिर गए, तो उसके बाद उसको कैसा लगा, कैसा अनुभव किया। तो क्या अनुभव किया? ही फेल्ट ग्लूमी, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, ही फेल्ट होपलेस, और डी बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है एक मिनट ये रहा, ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो यहाँ देखिए डी में क्या दे रहा है कि बोथ ए एंड सी। तो ए तो मान लीजिए हो सकता है ग्लूमी, नहीं ग्लूमी नहीं हो सकता। ठीक है, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, क्या होगा? ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, उसको कैसा लगा भाई, सकारात्मकता उसके अंदर आ गई और वह प्रसन्न हो गया। तो सो यहाँ जो है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।